everyone, Kem Chen, Namaste. This is your host Dhwani. Welcome to the podcast of UBN, that is the backstage story of an entrepreneur. तो आपकी लाइफ में वो इमोशनल टच, वो इमोशनल सीन आपकी लाइफ में, आपकी करियर में वो कौन सा है? मेरी डॉटर के लिए एक ड्रेस बनाई थी. मेरे से ज़्यादा आपको पैसे इम्पोर्टेंट थे कि आपने वो बेच दी. तो अब बारी है हैप्पीनेस की. What makes you proud, more proud? मेरी दोनों बेटियाँ. It is your journey. क्या मैं जान सकती हूँ आपकी फील्ड कौन सी है? आई एम अ फैशन डिज़ाइनर. आई एम अ बिल्डर हस्बैंड वाइफ. सक्सेस तो हमें सबकी दिखाई देती है, लेकिन क्या उसकी पीछे की मेहनत दिखाई देती है? तो आइए जानते हैं ऐसी एक सक्सेस स्टोरी के बारे में जो आप सबको इंस्पायर करने वाली है, आई एम श्योर. तो मिलते हैं आज के खास मेहमान के साथ. हम लोग आज बहुत सारी बात करने वाले हैं. आई एम श्योर आप सबको मजा आने वाला है. इट इज गोइंग टू बी ग्रेट सेशन ओवर योर. सो मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान को. सो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू वेलकम एंड इनवाइट दीक्षा पंडित शाह, आवर सीरियल एंटरप्रेन्योर. Hi Diksha ji, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Please have a seat. So Diksha ji, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर योर. आपका टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच. एंड यूबीएन के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है. सो आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट यू, योर जर्नी, योर पर्सनालिटी. मतलब इन शॉर्ट आपके बारे में सब कुछ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं. आई गेस काफ़ी सारे लोग आपसे इंस्पायर होने वाले हैं. तो क्या आप रेडी हो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए? बिल्कुल रेडी हूँ. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू. क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही टफ होने वाले हैं, कुछ इमोशनल होने वाले हैं और कुछ आपकी सक्सेस के रिलेटेड होने वाले हैं. सो आर यू रेडी फॉर दैट? शुरू करें? बिल्कुल जी. थैंक यू सो मच. सो आपका पहला जो क्वेश्चन है दैट इज अ स्मॉल बैकग्राउंड. आपके बारे में कुछ जान सकते हैं हम लोग? हाँ जी. सो आई एम अ बिल्डर हस्बैंड वाइफ and mother of two beautiful teenager girl, and I am a fashion designer. Then बहुत सारे वेरिएशंस है मेरे बिजनेस के या जो भी बोलो. तो वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी. नाइस, सुपर्ब. जैसे कि आपने बोला कि यू आर अ हाउस वाइफ, आपकी 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स भी है. तो क्या मैं उनकी एज पूछ सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड? Yes, of course. My elder daughter is 21 and 21? Yes. आपको देख के लगे सच में, दिस इज टू बी फ्रैंक, आपको देख के लगता नहीं है ऐसा. ये मेंटेन किया है आपने. खैर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है, सो यू हैव टू मेंटेन दैट. यस, आई गेस बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये आप हाउसवाइफ भी हो, आप एक पेरेंट हो. सबसे बड़ी बात तो ये यू आर अ मदर. तो और आप ये एंटरप्रेन्योर भी हो. तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही डिफिकल्ट होती है. इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल द थिंग्स टुगेदर. और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है. तो आप कैसे, हाउ डू यू हैंडल दैट? हो जाता है जैसे जैसे आपके ऊपर वो एक स्टेज आता है तो वो आप एक मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता है आपका. फिर पहले एक, फिर दूसरा, तीसरा, वैसे वैसे करते स्टेप बाय स्टेप उसको लोड समझ के नहीं, बट उसको एक एंटरटेनमेंट वे में लेके उसको इजी बना के, क्योंकि काम भी करना है. yes. और फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देना दोनों है. तो यू हैव टू बैलेंस. यस, बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है. तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. दैट इज फॉर श्योर. तो जैसे कि आपने बोला कि आप एंटरप्रेन्योर भी हो, तो और मतलब क्या क्या आप करते हो? व्हाट इज योर जर्नी? क्या मैं जान सकती हूँ आपकी फील्ड कौन सी है? जर्नी की बात करूँ तो मैं एक फैशन डिज़ाइनर से शुरू हुई थी मेरी जर्नी. जैसे कि एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो मेरी मदर इन लॉ वॉज आस्किंग के कुछ करना नहीं है. तो मैंने बोला कि है मम्मी, क्योंकि उस टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग करती थी. बहुत सारे इंडिविजुअली जो बुटीक्स चलते थे अहमदाबाद में. तो फिर वहाँ से मैंने अपना शुरू किया. मतलब फ्रीलांसिंग जैसे टेलरिंग वगैरह घर से ही. Okay. तो वैसे करते करते मेरा एक अच्छा क्लाइंटेज बन गया. तो उसके बाद माय सास वॉज सेइंग कि तुम क्यों नहीं खुद अपना करती वैसे. फिर जगह भी थी हमारे पास, तो बोले उसी को कुछ स्टूडियो में कन्वर्ट करके या ऐसे. तो फिर वैसे वैसे कुछ आगे बढ़ते गए. तो फिर मेरा अच्छा सा स्टूडियो बना के उन्होंने मुझे गिफ्ट किया. ओह, दैट्स नाइस. तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. और वेरिएशंस नाम, जैसे एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो मुझे किसी ने बोला कि आप VBU ये ऐसे कोई वर्डिंग से आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे. पर्टिकुलर अल्फाबेट्स जो होते हैं. ओके. तो उससे आपको अच्छा रहेगा.
तो फिर मैंने बोला चलो वी से सोचा तो एकदम से वेरिएशंस आ गया, तो मैंने कुछ बी या यू ऐसे कुछ सोचा ही नहीं, बस उसी के ऊपर मैंने कंटिन्यू किया कि ओके वेरिएशंस बाय दीक्षा इज़ माय ब्रांड नेम। तो वैसे करके ये दिमाग में आया मेरा। सो वेरिएशंस इज लाइक उसका मीनिंग ये है बहुत सारी वेराइटीज, तो मतलब आप बहुत सारी वेराइटीज के साथ चलते हो ऐसा लग रहा है। यस, तो एक्चुअली ध्वनि हुआ ऐसे कि जैसे मैंने वेरिएशंस नाम रखा उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था, बट इनडायरेक्टली वे में वो यूनिवर्स के साथ कोइंसिडेंस होके क्या बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो गया कि जैसे मैंने वेरिएशंस नाम रखा तो ईयर्स के बाद मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई कि आप फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहोगे, तो मैंने वो लिया। फिर इन्फ्लुएंसर के बाद मुझे किसी ने बोला कि यू आर अ गुड क्यूरेटर, तो फिर मैंने वो क्यूरेटिंग भी किए शोज़ को। उसके बाद मेरे लाइफ में कोई ऐसा आया तो बोले आप क्वेश्चन आंसर्स में अच्छे हो तो आप क्यों नहीं इंटरव्यूज़ करते, तो मैंने वो भी किया। तो वेरिएशंस वो इटसेल्फ मेरे बिजनेस के साथ कनेक्ट हो गया कि गुजराती में बोलते हैं ना विविधता, yes. तो वैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो वेरिएशंस मेरे वो आइडेंटिटी में आ गया। तो अभी कहीं पे भी मैं जाती हूँ, कहीं पे मतलब मॉल्स में एक दो बार मुझे कोई मिला था तो वो लोग मुझे दीक्षा के नाम से नहीं, वो वेरिएशंस में दीक्षा के नाम से ही जानते हैं, बोले हम आपको फॉलो करते हैं वैसे सब। That's nice. So I guess it's been a long journey for you. पता नहीं आप कैसे टैकल करते हो, बाकी इतना सब कुछ एक साथ संभालना इट इज वेरी टफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जहाँ तक जब आप एंजॉय करते हो काम को तो वो टफ नहीं लगता आपको। सो ट्रू दैट। आई गेस ये हम सबको ऐसे सीखना चाहिए आपसे, बहुत सारी टिप्स लेनी चाहिए आपसे। तो जैसे कि आपने बोला फैशन डिजाइनिंग, राइट, तो मैं एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है जहाँ तक मैंने देखा है वो पूछना चाहूंगी दैट इसमें बहुत सारे मिथ्स है कि फैशन डिजाइनिंग है तो वाओ इनका तो कितना फैशन सेंस अच्छा होगा, ये वो इनका तो मतलब मनी माइंडेड होते हैं ये लोग, बहुत कुछ सुना है मैंने। सो आई डोंट नो इट इज अ मिथ और नॉट, बट इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं सब इंसान है और एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट, राइट। तो सबके मन में अलग अलग सवाल होते हैं, वैसे ही एक मेरे मन में सवाल है दैट ऐसा क्या चैलेंजिंग रहा है आपकी लाइफ में ये आपकी फील्ड को लेके? एज अ फैशन डिज़ाइनर ध्वनि में बोलूँ तो काफ़ी बड़ा चैलेंज मैंने मेरी लाइफ में एक फेस किया था, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि जब मेरे एक शो होने वाला था मेरा जो एज अ फैशन डिज़ाइनर मैं करने वाली थी, जो चेन्नई में था। और उस टाइम पे मेरे स्टोर पे एक्सीडेंटली क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट हो गया। Oh my God. मेरा पूरा एसी था वो ब्लास्ट हो गया और मेरे जितने भी गारमेंट्स वहाँ पे हैंग किए हुए थे वो सारे बंद हो गए। तो अभी मेरे पास 6 दिन का टाइम था क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना था इतने सारे गारमेंट्स को लेके। तो और पता नहीं उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी नहीं थे यहाँ पे अहमदाबाद में, वो भी ट्रैवल कर रहे थे और मेरे फादर इन लॉ भी नहीं थे। तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर्स को पैसे दे दिए थे मेरे शो के लिए, सब कुछ रेडी था, मॉडल्स रेडी थे, सब कुछ रेडी था। बट मैंने सोचा कि अब बैकआउट करने से तो मेरा ही लॉस होगा, और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे तो मैं उनको कनेक्ट नहीं कर पा रही थी फ़ोन से, या वो मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे कंटिन्यू तो करना ही है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लीगल वो भी हुए, क्योंकि वो हुआ था तो पुलिस को बुलाना पड़ा, फायर ये है वो है, तो उसमें से निकली। फिर मेरे लिए वो चैलेंज हुआ कि ये 6 दिन के अंदर मुझे 130 गारमेंट्स मुझे रेडी करने हैं। 130? यस। तो हमारी इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बोला जाता है कि जब भी आपको कोई कलेक्शन बनाना है तो आपके पास मिनिमम 55 डेज का टाइम होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है कि आप फैब्रिक बाय करो, उसके बाद परचेज के बाद आप कटिंग, प्रेस, स्टिचिंग में डालो, डिज़ाइनिंग करो, ये सब प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आपको 55 डेज का टाइम चाहिए होता है एक कलेक्शन रेडी करने के लिए। तो अभी मेरे पास 6 दिन थे। अभी ये 6 दिन में मुझे करना है, ये मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो मेरा बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। फिर मैंने जाके जॉब वर्क को हायर किया
2-3 लोगों को, क्योंकि एक बंदा वो नहीं कर सकता था, तो मैंने 2-3 जॉब वर्क वाले बंदे को हायर किए और फिर मैंने बोला कि ये डिज़ाइनिंग है और इसकी सैम्पलिंग बना के मुझे दो, और मैंने अप्रूवल दिया 1 दिन के अंदर, और पूरा सेटअप मैंने 5 दिन के अंदर वो रेडी किया, और 7th डे मैं चेन्नई में थी। ओह माय गॉड, दैट्स रियली हार्ड टू हियर दिस। लेकिन आपने तो ये बिगेस्ट चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन वो आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैंने वो कैसे कर दिया था, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता है, पता नहीं मैंने कैसे किया था, लेकिन मैंने कर दिया। कर दिया। दैट्स रियली ग्रेट। आई मीन ये हमें सबको मतलब बताना चाहिए ये। दिस इज रियली अ ग्रेट थिंग यू सेड। लेकिन ऐसे काफी सारे चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ मॉम, बीइंग अ पेरेंट, जैसे कि आपने अभी बोला कि ऐसा आपकी फील्ड में हुआ, तो ऐसे काफी सारे चैलेंजेस दूसरे की लाइफ में भी आते हैं और बहुत ही मतलब ऐसे दिल दहलाने वाले आते हैं। तो आप लोगों को क्या बताना चाहते हो, कैसे ओवरकम करें ये चैलेंज? देखो, एक चीज़ होती है कि आप प्रैक्टिकली उस बात को कैसे लेते हो, क्योंकि हर बात सुनने में और करने में मैं मानती हूँ कि बहुत डिफरेंस होता है। जिस चीज़ को आप ऐसे सोच लो, अभी उस दिन मैंने ऐसा सोच लिया होता कि मेरे हस्बैंड आएंगे उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी, तो मैं वो शो नहीं कर पाती। True. तो उसके लिए आपको ही आपका कॉल लेना पड़ेगा, आपको ही एक्शन में आना पड़ेगा। इंस्टेंट डिसीजन जो बोलते हैं। इंस्टेंट डिसीजन, यस। अगर आप 2 माइंड या कंफ्यूजन में आते हो तो फिर वो बात बिगड़ सकती है, लोग पैनिक ज्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत काम रह के मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि वो जो सिचुएशन मैंने मेरे स्टूडियो का देखा था उस टाइम पे, जो जला हुआ, इट वाज डिजास्टर। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे करूँगी मैं, मतलब सब कुछ, मेरा फर्नीचर, मेरे कपड़े, मेरी चेयर, मेरा एसी, सब कुछ ब्लैक ब्लैक ब्लैक, मैं कुछ दिख ही नहीं पा रही थी। इतना वो इम्पैक्ट पड़ा था उसका फायर की वजह से। आप बोल रहे हो, मैंने इमेजिन किया दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो वो बहुत ही मतलब। और उसके बाद मैंने जो स्टूडियो रिनोवेट किया तो वो भी मैंने मेरे बलबूते पे किया, क्योंकि मेरे पास वो सारे जो पैसे थे जो मैंने सेविंग की थी ऑलरेडी इतने साल की, वो मेरी सारी वो 5 दिन 6 दिन में जो गारमेंट्स बनाने वाले थे उसमें चली गई, क्योंकि वो मुझे नया बनाना पड़ा। तो अभी वो फंडिंग चली गई, तो मेरे पास स्टूडियो को रिनोवेट करने के लिए पैसे नहीं थे। हस्बैंड देता है बट ऑब्वियस वो तो है, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि सेल्फ, मतलब हमारा तो वो मुझे था। उन्होंने तो बोला कि मैं कर देता हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ जल्दी नहीं है, मैं आराम से करूँगी। तो मैंने ऐसे ही, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो कर्टन भी मेरा जल गया था, तो मैंने चादर डाल के वो 2 महीने तक चलाया, क्योंकि जब मुझे करवाना था वो मेरे हिसाब से ही करवाना था। और फिर मैंने सोचा कि मैं उसको थीम पे भी ले लूँ, ऐसे अभी कर ही रही हूँ। तो फिर जाके मैंने 2-3 महीने वेट किया, फिर थोड़े से पैसे जमा हुए तो थोड़ा पहले करवाया, थोड़ा बाद में करवाया, वैसे वैसे करके मैंने 5-6 महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा काम करके मैंने उसको रिनोवेट किया। बूंद बूंद से बनता है सागर, बोलते हैं ऐसे गया। दैट्स रियली नाइस टू हियर फ्रॉम यू। एंड दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आपने बोला ये फैशन डिज़ाइनिंग की तो बात हो गई, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत कुछ लाइक इन्फ्लुएंसर हो, क्यूरेटर हो, तो काफ़ी सारे लोगों से आप मिलते हो, और हर लोग मतलब दे आर नॉट सेम, एवरीबडी इज़ डिफरेंट, राइट? तो मतलब हर एक से मिलना और उनके लिए टाइम निकालना, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और ऊपर से हर एक लोगों का मतलब प्रेशर भी अलग अलग टाइप के होते हैं कि आज ये टाइम पे आज ये काम करने जाना, तो आप कैसे वो संभालते हो? हाउ डू यू मैनेज दैट? जब मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको अंदर से जब चाह होती है ना कि ये मुझे करना है, क्योंकि मैंने आपको मेरी जर्नी बताई कि मैंने एज अ डिज़ाइनर मेरी जर्नी शुरू की है, ठीक है? तो उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आती गई, मैं उसको so we have to grab that opportunities if we get। तो वो, और मेरा एक फंडा है कि जब मैं कोई फील्ड में घुसती हूँ, सपोज मैंने डिज़ाइनिंग फील्ड में कदम रखा था, तो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस 14-15 साल का था उस टाइम पे, तो वो जो मेरा था, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि हर एक सोसाइटी में या हर एक अपार्टमेंट के अंदर एक बुटीक है। हाँ, yes। तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये कंपटीशन वाला चीज़ नहीं, बट मुझे ऐसा है कि जहाँ मैं जाऊँ ना, वहाँ पे अगर भीड़ भाड़ होनी शुरू हो जाती है तो मैं वहाँ से कट लेती हूँ। ओके। नॉट ऐसे कि मुझे यहाँ पे कंपटीशन दिख रहा है, बट इसलिए कि अभी उन लोगों को करने दो। ओके।
अब उनका टाइम है वैसे। लेकिन फिर मैं कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, मैं अपना 100% दे सकूं और नए नए लोगों को मिलना और चीज़ों को अलग तरीके से देखना और उसको अलग तरीके से एग्जीक्यूट करना, Okay. वो मेरा एक यूएसपी है, Nice. ऐसा बोल सकते हो। तो फिर मैं निकल जाती हूँ वैसे। That's nice. तो जैसे मैंने इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की तो उसमें भी वही चीज़ आई कि कोविड के दौरान काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स बने और काफ़ी सारा काम, अच्छा काम सबने किया। उसके बाद एक ऐसा फ्लो आया है कि हर कोई अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर बुलाता है, बट एक्चुअल इन्फ्लुएंसर कौन है तो वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बट एक जजमेंटल बेसिस पे नहीं, बट मैं ऐसा बोलती हूँ कि जब आप कोई चीज़ को खुद पे नहीं लेते हो तब तक वो आप कन्वे नहीं कर सकते हो True. बात को। तो फिर वो फील्ड आया, फिर क्यूरेशन में भी काफ़ी सारे लोग आ गए कि हम भी क्यूरेट करते हैं, हम इस टाइप के इवेंट्स करते हैं। फिर मैं वहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मेरा 99% भी होगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मुझे मेरा 100% देना है। तो Give वो your best. यस, Sure. वो मैं कब दूंगी जब मैं मेरे माइंड से प्रिपेयर होंगी और मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं आई कैन प्ले हियर, तो ही। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो करते हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, तो मैं उनको सपोर्ट भी करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, That's बट nice. इट इज़ मी। That's you. Nice, nice. So चैलेंजिंग की बात हो गई, कंपटीशन की बात हो गई, तो अब बारी है इमोशनल टच। काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में इमोशनल चीज़ें होती रहती है, मैं तो कहती हूँ रोज़ होती है, लेकिन ऐसी एक चीज़ हर एक की लाइफ में होती है जो हम मतलब हमेशा याद रहती है वो चीज़। तो आपकी लाइफ में वो इमोशनल टच, वो इमोशनल सीन आपकी लाइफ में, आपकी करियर में वो कौन सा है? You want to know that? सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टची है। एक एज अ मदर, एज अ फैशन डिज़ाइनर, एक बार एक ऐसा वाक़या हुआ मेरे साथ कि मैंने मेरी डॉटर के लिए एक ड्रेस बनाई थी। कुछ आ रहा था, उसकी बर्थडे आ रही थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है लेकिन क्या था, तो मैंने उसके लिए वो ड्रेस बनाई। फिर मैंने उसको घर जाके ट्रायल करवाई, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी और वो पहन के घूम रही है, डेंट वॉल कर रही है, ये सब। फिर थोड़ा सा माइनर ऑल्ट्रेशन उस पर था, तो मैंने बोला नेक्स्ट डे मैं करके तेरे लिए लेके आऊँगी। नेक्स्ट डे मैं लेके स्टूडियो पे गई, मैंने करवा भी लिया ऑल्टर सब कुछ। मीनवाइल एक क्लाइंट आती है मेरे वहाँ, सेम एज की, मेरी डॉटर की एज की, उसको लेके, और शी वॉज NRI। तो ये ड्रेस उसने वहाँ पे देखी होगी, तो बोले कि ये अच्छी है तो मैं ट्रायल करवा सकती हूँ मेरी डॉटर को। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने ट्रायल करवाई और उनको अच्छी लग गई, तो उसकी डॉटर ने वो बोला कि ये मुझे चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं साक्षी के लिए दूसरी बना लूँगी, तो ये आप रख लो। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो मेरी लाइफ में बहुत इमोशन लेके आया। जब मैं घर गई तो उसने मुझे मांगा कि मेरा ड्रेस कहाँ है, तो मैंने बोला बेटा ऐसा हो गया, तो मुझे उसको देना पड़ा। देन शी रिप्लाइड के मेरे से ज़्यादा, मतलब आपको वो ड्रेस इम्पॉर्टेंट थी? ओह माय गॉड। तो आपने, मतलब नहीं, मेरे से ज़्यादा आपको पैसे इम्पॉर्टेंट थे कि आपने वो बेच दी, ऐसा उसका बोलना था। और इट वॉज़ वेरी, मतलब मेरे जीवन में वो, मैं कभी नहीं भूल सकती वो चीज़ को, कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं वो वापस भी नहीं ला सकती थी। So true. और मैंने उसको बोला मैं तुझे सेम टू सेम ऐसा बना के दूंगी, फिर भी बोले नहीं मुझे वही चाहिए थी। तो आज तक मैंने वो उसके लिए बनाई भी है, लेकिन उसने नहीं पहनी। ओह माय गॉड, हमें कोई भी बोल दे, लेकिन जब बारी आती है Yeah. बच्चों की ना, तब सब। तो ये है, और छोटी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो गिल्ट आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में है कि मैंने क्यों दी वो ड्रेस, मैंने क्यों बेची वो। लेकिन मैंने वो बच्ची की भी मैंने वो हैप्पीनेस देखी, मैंने बोला मेरी बेटी के लिए तो मैं बना ही सकती हूँ। बट होता है लाइफ में ऐसा, इट्स अ पार्ट ऑफ वेरी इमोशनल टच, क्योंकि जब बात मम्मी की और जब बात बच्चे की आती है ना, इट इज कोई नहीं जीत सकता उसमें। बट इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इज पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रू ट्रू ट्रू। सो अब बारी है हैप्पीनेस की। व्हाट मेक्स यू प्राउड, मोर प्राउड? मेरी दोनों बेटियाँ, दोनों बेटियाँ। बिकॉज मेरी एल्डर डॉटर है, शी इज़ इन फिल्म मेकिंग, तो वो मुझे हर बार प्राउड फील करवाती रहती है। बोले टीम तो मेरी घर में से ही बन जाती है, वो शूट करके दे देती है। शी इज़ ऑल्सो डिज़ाइनर,
दैट्स रियली तो नाइस। वो मेरे लिए भी कभी कभी कपड़े डिजाइन करके दे देती है, तो इससे ज्यादा प्राउड की बात क्या हो सकती है कि वो मेरा ही रेप्लिकेशन मैं उसके अंदर देखती हूँ हमेशा। दैट्स रियली नाइस। सो आपकी बच्ची और और साक्षी, शी इज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो उसकी साइकोलॉजी बात बात पे मेरे पे आ जाती है, तो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, बहुत ज्यादा। सो ट्रू, मतलब आपकी इंस्पिरेशन भी वो है। दोनों। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आपका स्ट्रगल कैसा रहा है ये फील्ड में? सच बताऊं तो स्ट्रगल को मैंने स्ट्रगल के तरीके से नहीं लिया, मैंने उसको एक लेसन के हिसाब से ही लिया, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर या हर एंटरप्रेन्योर के लाइफ में ये छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं। मेरी लाइफ में इतने बड़े तो कोई चैलेंजेस नहीं आए थे, या इतना बड़ा कोई स्ट्रगल नहीं आया था, बट यस थोड़ा मैंने फील किया था उस टाइम पे कि मुझे जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मतलब सीजी रोड पे है मेरा स्टूडियो, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े से छोटे मोटे पार्किंग इश्यूज आ रहे हैं, या मुझे टीम मेरे जो है मेंबर्स वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, वॉट एवर सो एंड सो रीजन से। बट जैसे जैसे अगर करना है तो फिर आप उसके ऑप्शंस ढूंढते हो yes. कि इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो वैसे वैसे करते करते हम लोग आगे बढ़े। और आज भी मेरा ऐसा है कि मुझे डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना हो सकूं अपने हिसाब से अपने तरीके से करूं, थोड़ा करूं, कम करूं, बट मुझे उसके अंदर ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये मैंने किया है। ओके। चाहे वो कच्चा भी बना है, मतलब रॉ है, चाहे वो खाना हो या रील हो या मेरा कंटेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं ये मैंने किया है, ये मेरे हिसाब से बना है। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर कुछ चीज़ डालते हो तो बट ऑब्वियस उसके अंदर उसके पॉइंट ऑफ व्यूज भी जुड़ते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो ज़्यादातर मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे ऐसा करना है कि जो मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं कर सकती हूँ, Which makes you happy. yes. मुझे अपने आप को चैलेंज करना ज़्यादा अच्छा लगता है। That's चाहे good. मैं उसमें हर बार नहीं होती हूँ सक्सेस, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि चलो लेट्स ट्राई करते हैं ऐसे। That's good, that's really good. So हमारी ये काफ़ी सारी बातें होगी, पास्ट के बारे में होगी, प्रेजेंट, लेकिन मैं ये पक्का पूछना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? आप क्या मतलब अपने आप को इन फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हो मैम? सच बताऊँ तो मैंने कभी ऐसे गोल नहीं बनाए हैं और ना ही मैं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं गोल बनाने का सोचती हूँ ना तो फिर वो उससे मैं हट जाती हूँ। मतलब कोई ना कोई ऐसे हर्डल्स मुझे फील होने लगते हैं, तो मैं प्रेजेंट में जीना ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ, फ्यूचर जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। बिकॉज वो बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो कुछ भी एक्सीडेंट से नहीं होता है, वो everything is planned by the God. planned, So true. scripted and everything by God. Everything is written by the God. Yes. चाहे कुछ भी कर लो, तो जो होना है वो मैं कुछ गोल नहीं बनाती, बस मुझे ऐसा है कि आगे बढ़ते रहो, अच्छा करते रहो, अपने आप को खुश करते रहो, बस दैट्स इट। So true, so true, so good. So ये काफ़ी इंस्पिरेशनल टॉक तो हो गई, लेकिन आप हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, आई गेस बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आने वाले ये जनरेशन को देख के, तो आप हमारी जनरेशन को क्या बोलना चाहोगे, क्या इंस्पायर करना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? अच्छा, चेन्नई का बैकग्राउंड ये वो, लेकिन पंडित और शाह विच इज टू डिफरेंट थिंग, राइट? तो इसका जो सफर है वो कैसा रहा? करियर के बारे में तो हो गया फोकस, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे चटपटा लग रहा है जो मुझे पूछना चाहिए कि लव मैरिज हुई है, राइट? ये जहाँ तक मैंने लव कम अरेंज मैरिज, तो ये इसका सफर प्लीज मुझे बताइए, आई वांट टू नो दैट। एक्चुअली ऐसा था, थोड़ा सा आपको सुन के भी वियर्ड लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड है वो हम मिले थे नवरात्रि में। मतलब मैं जहाँ पे रहती थी पालड़ी में, वहाँ पे एक ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ पे एक ही बार गरबा हुआ था नवरात्रि में, और वो गरबा में हम लोग मिले थे। एंड आई वॉज वेरी यंग, मतलब मैंने जस्ट 10th पास किया था और वो कॉलेज में थे। ऐसे चाइल्डहुड की स्टोरी है ये, मतलब मेरा तो चाइल्डहुड ही हुआ। तो ऐसे हम लोग नवरात्रि में मिले, तो बट अभी उस टाइम पे मोबाइल तो नहीं थे, बट लैंडलाइन थे। तो हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किए, ये वो।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन किया होगा तब मैं कॉलेज, मतलब मैं नहीं थी घर पे, तो मैंने बोला, मैं मम्मी ने बोला कि फ़ोन आया था ऐसे, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने जब उनको फ़ोन किया तो उनकी मम्मी ने उठाया फ़ोन, तो भी मैंने बोला कि उन्नत है, तो बोले ना वो तो नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, उसको बताना कि दीक्षा का फ़ोन था। तो बोले कौन? फिर मैंने बोला कि उसकी नवरात्रि की फ्रेंड है, उसका फ़ोन था, ऐसे बोला। तो माई मदर इन लॉ वॉज वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट। तो जब उन्नत आए तो बोला कि तू सीजन वाइज गर्लफ्रेंड रखे छे, नवरात्रि नहीं अलग, दिवाली नहीं अलग। तो उन्नत समझ गए कि दीक्षा का ही फोन होगा। तो बोले किसका फोन था? तो बोले नवरात्रि की फ्रेंड बोल रही हूँ दीक्षा, ऐसे मैसेज दिया है तो तुझे कॉल बैक करना है। अभी कॉल बैक करे तो कैसे करे, वो तो सामने बैठी थी। वैसे तो मेरा दूसरी बार फोन चला गया तो मेरे फादर इन लॉ ने उठाया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये उन्नति बोल रहा है, तो मैंने तो कॉन्फिडेंटली बात चालू कर दी उसके साथ। खबर नहीं पड़ती, फोन नहीं करतो, आऊ छे तेऊ छे, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। और फिर फोन रखते वक्त लव यू भी बोल दिया। ओह माय गॉड। फिर मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो ही था सामने। और उस टाइम पे तो मम्मी पापा आने के डर से सामने जो बोला तो उसने तो हाँ हूँ ही किया, मतलब जो बोल रही थी वो तो मैं ही बोल रही थी। फिर जब नेक्स्ट टाइम हम मिले कॉफी के लिए, तो फिर मैंने उसको बोला कि क्या तुझे बोला था तो तूने रिवर्ट तो किया नहीं, मुझे लव यू तो नहीं बोला। तो बोले मैं क्या लव यू टू। मैंने बोला मैंने कल तुझे फोन पे, तो बोले ना हमारी साथ तो क्या बात सही है। तो मैं तू एक कौन है तू? ओह माय गॉड। तो फिर उसने टाइम पूछा, तो बोले ये टाइम पे तो पापा लंच के लिए आए थे। मैं कि रे यार आखू कोड़ू शाकू। इंटरेस्टिंग। मतलब वो जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अभी दूसरी बार इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं कि लव यू बोलूं। तो ऐसे फिर इंटरेस्टिंग है थोड़ा। तो ये पंडित से शाह का सफर ऐसे ऐसे शुरू हुआ। इंटरेस्टिंग रहा है। मतलब हमारी जनरेशन में तो आजकल लव यू ऐसे बोलते, लेकिन आपके टाइम पे ये बोलना इट इज वेरी डिफिकल्ट। और आपने तो फादर इन लॉ के साथ बात करी, फिर आपने फेस कैसे किया था उनको जब पहली बार मिले थे तब? कहीं नहीं फेस कहीं ना करियो। आया तो जब हम मिले थे वो न्यू ईयर था, मतलब हम दिवाली के बाद जो बेस्तु वर्ष बोलते हैं ना वो, तो मैं ऐसे ही उनके घर पे गई थी मिलने के लिए, हाय हेलो करने के लिए। तो मैंने सोचा वो तो दिमाग में लाना ही नहीं है, मतलब वो तो एडिट ही कर दिया मैंने, क्योंकि अगर वो आता तो बट ऑब्वियस है कि मैं उनसे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तो अपना के बेस्तु वर्ष में कहिए कि साल मुबारक, तो मैंने उनके पैर छुके ऐसे बोला साल मुबारक। फिर मैंने वो माइंड में लाया ही नहीं, आज तक नहीं लाया। उन्होंने कभी पूछा नहीं कि बेटा हूँ तो फोन ऊपर? नहीं, उनका जो ना बोलने का जो આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ના બોલવાનો પડઘો વધારે સંભળાય, तो वो सुनाई दे रहे। लेकिन ये भी एक अच्छी फनी मेमोरी। फनी मेमोरी। और एक्चुअली क्या था कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की भी लव मैरिज थी। तो समझ सकते हैं ना बात को कि नहीं ऐसा ऐसा रहा होगा। And they are more romantic more than us. Nice. Yeah. Nice. So who is your biggest support and wife? Who is that? और वो क्यों? एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, बट ऑब्वियस फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कभी आगे नहीं आ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो फैमिली का सपोर्ट तो रहा ही रहा है, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों डॉटर्स। बट मैं स्पेशल सपोर्ट के लिए थैंक्स मैं मेरी मदर इन लॉ को बोलना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने ही कहीं ना कहीं मुझे ये स्टूडियो गिफ्ट किया था जब मैं कर रही थी। तो मैं, क्योंकि हमारे गुजराती समाज में ऐसा बोला जाता है कि, गुजराती समाज नहीं बट ओवरऑल ऐसा बोला जाता है कहावत में एक कहावत है कि एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। तो मैं ये चीज़ को यहाँ पे गलत बोलना चाहूँगी कि मैं आज भी जो कुछ भी हूँ मैं अपने वेरिएशंस की वजह से हूँ। मैंने आज तक जो भी अचीव किया है छोटा मोटा कुछ भी, तो वो मेरे वेरिएशंस की वजह से है। तो वो वेरिएशंस का जहाँ से उद्भव हुआ, मतलब जहाँ से मुझे वो मिला,
तो वो मेरी मदर इन लॉ की वजह से मिला। तो मैं ये पूरा श्रेय, आज वो नहीं है ये इस दुनिया में, बट मैं ये क्रेडिट उनको देना चाहूँगी कि उन्होंने वो हिम्मत मेरे में देखी कि ये कर सकती है, मेरे अंदर वो जज्बा डाला कि नहीं दीक्षा कर सकेगी। तो मैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। तो आप ये जो मुकाम पे हो उनकी वजह से हो, और आज सबसे ज्यादा आई गेस वो खुश होंगे आपको देख के। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि सास बहू का जो रिश्ता होता है, ऐसी सास सबको मिले। हाँ, क्योंकि वो भी वर्किंग थे तो वो जानते थे कि क्या बोलते हैं कि लेडीज़ का घर में बैठ के मतलब वो ही टिपिकल हाउसवाइफ बनना वो नहीं चाहते थे कभी भी। तो हमेशा बोले कि बच्चे अभी बड़े हो गए हैं तो तू कुछ कर लिया कर। और फिर साइड बाय साइड मेरा जो फ्रीलांसिंग था वो भी अच्छा चल रहा था, मेरा क्लाइंट बेस अच्छा बन रहा था, वो देख रहे थे। तो बोले कि क्यों यहाँ से ही, तो जगह है तो इसका यूज़ कर, अपने टाइम से अपने बच्चों के टाइम के अकॉर्डिंग तू एडजस्ट करके कर ऐसे। तो वहाँ से वो शुरुआत, हाँ, तो वो शुरुआत वहीं से हुई मेरी। तो आपने आपकी मदर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा है, तो आप उनकी जो एक क्वालिटी है, आप आपकी डॉटर को जब आप सिखाओगे तो आप वो चीज़ क्या सिखाओगे, कौन सी क्वालिटी सिखाओगे आपकी मदर इन लॉ की? मैं उनके पास से एक बोल्डनेस सीखी हूँ कि जो चीज़ है वो उसी को मुंह पे बोलो। मतलब क्या होता है कि कभी दो इंसान के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आदमी तीसरे इंसान को बोलता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, अगर आपको जिस इंसान से प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली उसको बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपकी ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी, तो इसका आपका कहने का मतलब क्या था। मतलब वो चीज़ मुझे पता है कि वो उन्हीं से आई है मेरे में, और मैं बोल सकती हूँ। अगर मेरी गलती है तो बट ऑब्वियस मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ ये है मेरा, और जिसका मुझे नहीं लगता तो मैं बोल्डली मुंह पे बोल देती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि वो क्या फील करेगा कि क्यों ऐसा बोला। मैं कोई तीसरे बंदे को बोलूँगी, वो बात चाइनीज विस्पर होके कैसे आप तक पहुँचेगी वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं प्रेजेंट होंगी, राइट। तो ये उनसे मैं सीखी हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। That's really great. डायरेक्टली बोलो, जिसको भी अच्छा लगे बुरा लगे, कॉम्प्लीमेंट दो, बुरा कहो, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है मुंह पे कहो, बस मुंह पे कहो। That's really nice. इन फ्रंट ऑफ एनीवन, पीछे मत बोलो, किसी के पीछे मत बोलो, जो भी है फेस टू फेस बोलो। That's really nice. तो ये आपकी लाइफ की अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और क्या रही है? अचीवमेंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब आप एक होद्दे पे होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी होती है। तो मैं मेरा अचीवमेंट ऐसे देखती हूँ कि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है कि जहाँ पे मैं जो कुछ भी करूँगी, जो कुछ भी डिसाइड करूँगी, जो भी डिसीजन बनाऊँगी बिजनेस को लेके या मेरी स्ट्रेटेजीज़ को लेके, वो हमेशा मेरा साथ देंगे। तो माय फैमिली इज़ माय बिगेस्ट अचीवमेंट। माय हस्बैंड, माय इन-लॉज, माय डॉटर्स, माय पेरेंट्स इवन शादी के बाद भी अगर है, पहले जब हम शादी से पहले बात करते हैं तो बट ऑब्वियस हमारे मदर फादर हमें उस तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो वो एक पेरेंट मतलब वो ब्लड रिलेशन है तो वो करते हैं, वो बट ऑब्वियस है। लेकिन शादी के बाद भी वही चीज़ आपको एज अ सपोर्टर मिले तो वो एक अचीवमेंट से कम नहीं है। सो ट्रू, आई थिंक इससे ज़्यादा अचीवमेंट लाइफ में कोई नहीं हो सकता। और मैं पर्सनली ऐसा समझती हूँ कि एक हाथ दो एक हाथ लो, ऐसे कि आपको भी सपोर्ट करना बनता है ना। वो ऐसा तो है नहीं कि आप लेते रहो, आपको भी तो करना पड़ेगा। तो इसे वाइज वर्सा, गिव एंड टेक एवरीवेयर। सो मैं भी यही, मतलब जनरली क्या होता है कि फ्रेंड्स होते हैं हेल्प करने के लिए, रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन जो फैमिली का सपोर्ट मिलता है वो आपको कोई नहीं मिलता है। जो वो ट्रस्ट लेवल बैठता है ना वो कहीं पे नहीं बैठता और फैमिली का अलावा। सो ट्रू। सो आपके साथ बहुत मजा आया मुझे बातें करने में, और भी बहुत सारी तड़कती भड़कती कहानियां मैं सुनूंगी, बैक स्टोरी भी सुनूंगी। लेकिन वन लास्ट क्वेश्चन कि जैसे कि वुमेन्स जो है
वो बहुत ही सारे बैकलैश उनको मिलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस उनको मिलते हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर्स जितनी भी मैं बात कर रही हूँ उनकी, कि जैसे कि आपने बोला कि आपके फ्यूचर गोल्स अलग है, देखा जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के फ्यूचर गोल्स है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये एंटरप्रेन्योर करना है, मतलब जो भी है। मुझे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि मुझे ये फ्यूचर में ये बनना है, आई वांट टू गो ऑन दिस स्टेज, तो आप कौन सी एक एडवाइस देना चाहोगे उनको? मेरा एडवाइस यही रहेगा ध्वनि सबको, कि जो कुछ भी करते हो एज अ वीमेन आप, तो उसको जब भी एक गोल डिसाइड करते हो तो उसको एक क्या बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस के तौर पे लो उसको, कि अगर हो गया तो हो जाएगा, बट जब तक आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, या आपको अपने ऊपर वो क्या बोलते हैं कि अपना वो बोलते हैं ना, अपना स्किल, अपना टैलेंट, जब तक आपको वो नहीं टू शो दैट, यस, अगर वो आप नहीं दिखाते हो, चाहे फैमिली को या आपके अंदर छुपा जो भी हिडन टैलेंट है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपका वजूद नहीं है कुछ भी, आपकी वॉइस की वैल्यू नहीं है। जब अगर आप वो कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वो चीज़ों को वो ब्रिज बन जाती है आपके साथ, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शंस के तौर पे आज नहीं तो कल वो अपॉर्चुनिटी बन के आती है आपके पास। तो वो करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है कि जिन्होंने कोविड के दौरान अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, जैसे होम शेफ काफ़ी सारे हुए, होम बेकर्स हो गए, फिर काफ़ी सारे लोगों ने स्टोरी टेलिंग स्टार्ट किया, मतलब जिनके अंदर जो भी क्वालिटीज थी, वो बाहर आई, जो क्वालिटीज थी उनको एक क्या बोलते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों ने बाहर निकाला, जो अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि पैंडेमिक ने हमें अच्छी चीजें भी सिखाई है, तो विमेन के अंदर वो चीजें होती ही है, कुछ ना कुछ सबके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ प्लस होता ही है। तो उसको अपनी कैरियर बना के, या फिर अपना एक सोर्सिंग ऑफ मनी वो बना के आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग दीक्षा जी के डरते हैं कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा तो नहीं हो पाएगी वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सोच लूँ कि मुझे ये कल ये चीज़ करनी, अगर मुझसे नहीं हो पाएगी तो मतलब वो नेगेटिव थॉट सबसे पहले आता है, एक ओवर थिंक वाला थॉट सबसे पहले आता है। वो ऑब्वियसली सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट मैं ऐसा समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने से, आपको अपने आप डिसीजन लेने पे आपको रेडी करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत सारा डिस्कशंस पे ले जाते हो, बहुत सारे फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देखते हो, ये है वो है, फैमिली तो के बारे में सोचना, हाँ, वो पूरा ना मतलब ऐसा हो जाता है कि डाउटफुल हो जाता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब सबके पॉइंट ऑफ व्यू मिक्स होते हैं उसमें। हाँ, तो अगर आपको करना है तो कर डालो, अगर एक्शन में लेना है उसको तो ले डालो, ज्यादा मत सोचो, थिंक इट, डू इट। हाँ, अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो भी क्या होगा, लेकिन हमें तो ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो करियो, जो भी होगा हमें तो ऐसा लगेगा खरीद ले जो ये नहीं, यस, कि हाँ मैंने इसको अपने तरीके से अपने आप का भी एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है कि ये काम मैंने किया, और वो जो खुशी मिलती है ना वो किसी और काम से नहीं मिलती है। दैट व्हाट आई बिलीव। सो नाइस ऑफ यू। सो ये एडवाइस आपने सबके लिए ली, लेकिन ये वाली एडवाइस मेरे लिए भी बहुत काम आई है, टू बी फ्रैंक। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सच में। इट वॉज अ ग्रेट यूजफुल सेशन बोल सकते हैं इसको, इंस्पायरिंग सेशन, क्योंकि आपकी जो स्टोरी, आपका जो स्ट्रगल है वो आई गेस सबको इंस्पायर कर सकता है, और आपकी जो एडवाइस है शायद बहुत सारे लोग, बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ करना चाहते हैं आगे लाइफ में, वो सुनेंगे आपकी बात और वो इंस्पायर होंगे, और शायद कल से वो कुछ शुरू कर दे अपनी लाइफ में, दे विल टेक अ न्यू स्टेप, न्यू जर्नी उनकी भी स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि एज अ विमेन आपकी लाइफ में आप बहुत सारे किरदार निभाते हो। सो ट्रू। एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ इन लॉज, मतलब बहू, सबका एक आप किरदार निभाते हो, तो उस टाइम पे आप अपने आप को क्यों भूल जाते हो?
अपने आप के लिए भी तो जीना है ना हमें, मतलब आप दिन के 24 घंटे है तो उसमें से 8 घंटे सोने के निकाल दो, तो उसके बदले उसके सामने आप 1 घंटा तो अपने लिए ये रखो। निकाल सकते हो, सो ट्रू ऑफ यू। क्योंकि जब तक आप अपने आप से खुश नहीं होंगे तो आप किसी और को क्या हैप्पीनेस दोगे। अपने आप को प्यार करना इज ऑल्सो हाँ, नेसेसरी। तो सेल्फ लव इज द मस्ट। सेल्फ लव इज मस्ट। और अगर मैंने वो चीज़ नहीं की होती तो मेरा जो वेरिएशंस है, मतलब उसके अंदर जितने भी मैंने वेरिएशंस में ही कितने सारे किरदार आ गए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि 3-4 प्रोफेशन मैंने ऑलरेडी किए, तो वो मैं नहीं कर पाती कभी भी। अगर आपके भी मन में वो स्टॉप आ जाता तो शायद ये आप ये मुकाम। हाँ, तो अगर मैं ऐसा ही सोचती कि मेरा डिज़ाइनिंग का जर्नी है तो अभी यही है तो बस इसी के साथ नहीं, मैं करती गई। मुझे ऐसा लगा कि चलो ये भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, तो उसमें से मैंने हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखा ही है पॉजिटिव वे में। नहीं सीखी हूँ तो भी उसमें से एक मैसेज लिया कि ओके चलो ये दिस इज नॉट माई कप लर्निंग सेशन। हाँ चलो, लेकिन मैंने किया, मुझे ऐसा लगा कि चलो मैंने शुरू तो किया था, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं भाई ये मैंने चीज रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर नहीं करती तो मुझे रिग्रेट पक्का होता कि मैंने क्यों नहीं किया ऐसे। सो थैंक यू सो मच दीक्षा जी, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ। इट वॉज अ ग्रेट एंड यूजफुल सेशन विद यू एंड आई होप आपकी जो जर्नी आपने मुझे बताई, इनफैक्ट सबको आज आपकी जर्नी पता चली है। बिहाइंड द सीन्स किसी को नहीं पता, ये हंसते चेहरे के पीछे क्या राज छुपा है वो किसी को नहीं पता होता। तो आई गेस आपका स्ट्रगल से लेके आपके गोल्स से लेके आपका अचीवमेंट से लेके आपके चैलेंजेस सबको आज पता चलने वाला है एंड आपने बहुत ही इंस्पायर किया है सबको, इनफैक्ट मुझे भी। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। इट्स माय प्लेजर टू हैविंग मी। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे और बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हम लोग शेयर करते रहेंगे। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट सेशन ओवर हियर। सो ये एक यूबीएन दैट इज यूनिवर्सल बिजनेस नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक इनिशिएटिव ले रहा है, सारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बुला के उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। एंड प्लीज आप लोग हमें फॉलो कीजिए, हमें देखिए और शायद आप भी हमारी स्टोरी को देख के आप इंस्पायर हो सकते हो और आप कुछ एक अलग स्टेप ले सकते हो, आपकी जर्नी में कुछ तड़का डाल सकते हो आप हमारी स्टोरी को देख के। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैविंग अस। दिस इज वनी साइनिंग आउट फ्रॉम यूबीएन। थैंक यू सो मच एवरीवन।